2003 की बात है। तब मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि बॉम्बे में एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम रखा गया है पापा जतिन। Thank you, Dr. Priya. Thank you for inviting me. You are known as the celebrity IVF doctor. You have done probably IVF for most of the celebrities of the country. अभी तक गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं था आईवीएफ में, बट रेगुलेशन भी नहीं था। अब 2020 में गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड विद द ART एक्ट टू कम इन वेरी हेविली विथ रेगुलेशन। कि आप किसी भी इलनेस को देखो, इट विल यूजुअली अफेक्ट पीपल आफ्टर एज ऑफ 50, 60, 70 जिन्होंने अपनी लाइफ जी ली है। इनफर्टिलिटी इज द ओनली डिजीज जो एक को नहीं, दो को एक साथ अफेक्ट करती है। इट इज हस्बैंड एंड वाइफ। 3 things that women should do to ensure that they are fertile. To ensure fertility, What are your top 3 tips for ensuring success in IVF? first is of course proper research करना है। Top 3 fertility killers when it comes to men. Artificial intelligence और IVF पे आप क्या सोचते हैं? Where do you see the applications of AI and deep learning in IVF? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हर हेल्थ टॉक्स। आप सब जानते हैं कि फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी ऐसे 2 मुद्दे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पिछले साल लैंसेट ने एक बहुत चौंकाने वाली रिसर्च पब्लिश करी। उनका ये कहना था कि 2050 तक 85% जो देश हैं उनमें फर्टिलिटी लेवल रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर जाएगा। यानी पॉपुलेशंस अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगी और इनफर्टिलिटी एक पैंडेमिक की तरह उभरेगा। यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो फर्टाइल नहीं, इनफर्टाइल लग रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज हैं स्टूडियो में डॉक्टर जतिन शाह। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, 2003 की बात है, तब मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि बॉम्बे में एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम रखा गया है पापा जतिन। और उन्होंने उस समय ये अनुमान था कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे उनके द्वारा इस धरती पर आ चुके हैं। तो आज करीब 21 साल के बाद मैं सर के साथ स्टूडियो में बैठ के वाकई में अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि उस समय वो एक किंवदंती की तरह हमें लगे थे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर एग्रीइंग टू कम हियर। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, फिर भी आप आए हैं। सो इट इज़ रियली अ वेरी लकी मोमेंट फॉर हर हेल्थ टॉक्स एंड फॉर मी। थैंक यू डॉक्टर प्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये हर हेल्थ टॉक्स में आके आई एम रियली हैप्पी। आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स के लिए आज का सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल रहेगा। डेफिनेटली सर। और 2 लाख बच्चे नहीं थे। अच्छा। अभी आप देखो 30 साल की प्रैक्टिस में शायद 20,000 या 25,000 कपल्स की सक्सेस हुई है आईवीएफ से। हाँ। सर आपने ना मतलब इनफर्टिलिटी और आईवीएफ को लिटरली जन्म होते हुए देखा है अपने देश में। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और आप इमीडिएटली आईवीएफ की फील्ड में चले गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो मेरी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि पहले जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था और मेरे पिताजी भी गायनेकोलॉजिस्ट थे, तो मेरी मम्मी मुझे 8th स्टैंडर्ड से ही कहती थी कि आपको तो डॉक्टर ही बनना है। फिर मैंने 10th में टॉप किया, गोल्ड मेडल मिला, 11th 12th में टॉप किया और KEM हॉस्पिटल में एडमिशन मिल गया। तब मेरी मम्मी ने बोला अब डॉक्टर तो आप बन जाओगे, अब आपको गायनेक ही बनना है, क्योंकि पापा का नर्सिंग होम मैनेज करना है। फिर मैंने किया फर्स्ट MBBS, सेकंड MBBS, थर्ड MBBS और गायनेक में भी टॉप करके मुझे एडमिशन मिल गया। तो वहाँ तक सब ठीक था जब तक MD गायनेक हो गया। बट फुल मुझे थोड़ी दुविधा होने लगी, क्योंकि गायनेक प्रैक्टिस में डिलीवरीज रहती है, एबॉर्शंस रहते हैं, MTPs रहती है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे ये एबॉर्शन वाला काम नहीं करना है, ऑल्दो इट इज़ लीगल एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं बोला अब मैं क्या करूँ, अब ये काम मैं शायद नहीं कर पाऊंगा एक बार प्राइवेट प्रैक्टिस में गया तो उसी टाइम इंडिया की फर्स्ट IVF बेबी वहीं पे हमारे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा और डॉक्टर TC आनंद कुमार ने एस्टेब्लिश की थी। और डॉक्टर आनंद कुमार वाज पार्टनर ऑफ डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स। अगर आपने रिसेंटली जॉय मूवी देखी है नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें जो रॉबर्ट एडवर्ड्स ने वर्ल्ड की फर्स्ट IVF बेबी की थी, तब वो और डॉक्टर आनंद कुमार ऑक्सफोर्ड में रूममेट्स थे। सो तब से डॉक्टर TC आनंद कुमार ऑल्सो हैड वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द होल IVF प्रोसेस। फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्शन में लेबोरेटरी सेटअप की और मैडम हिंदुजा ने KEM हॉस्पिटल में पेशेंट्स का स्टिमुलेशन, अंडे निकालना, एग्स निकालना, वो सब काम हमारे यहाँ KEM में होता था। तो ये MD गायनेक होने के बाद मैं सोचा अब मैं क्या करूँ, तो उसी टाइम मैडम सोच रही थी कि वो बेंगलोर में एक क्लिनिक डालना चाहती थी रिटायरमेंट के बाद, जहाँ पे IVF हो सके प्राइवेट सेक्टर में। एंड शी वॉज लुकिंग आउट के दो कोई यंग अच्छे लड़के मिल जाए जो प्रैक्टिस संभाल सके। तो उसी टाइम मैं पास आउट हुआ था और मैं उनका लाडला था, वैसे आप कह सकती है। तो उन्होंने मुझे पूछा तो मैं बोला हाँ, इसी की तो मैं इंतजार कर रहा था, मुझे यही काम करना है कि लाइफ क्रिएट करनी है बॉडी के बाहर, वो भी लेबोरेटरी में। इससे अच्छा काम दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और उनके साथ 1 साल ट्रेनिंग बॉम्बे में ली और फिर बैंगलोर में जाके हमने ओपन फर्टिलिटी क्लिनिक स्टार्ट किया। तो वहाँ पे 3 साल प्रैक्टिस मैंने की और फिर मैंने मुंबई आके 93 में अपना बॉम्बे में क्लिनिक स्टार्ट किया।
तो ये होप इनफर्टिलिटी क्लिनिक किस साल में डाला था? वो 1990 में हम गए बेंगलोर और 91 में स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हो 91, गया था। 92, 93 3 साल 2.5 साल तक मैं वहाँ पे प्रैक्टिस किया हमने। उस समय क्या इनफर्टिलिटी का सिनेरियो रहता था? हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी, बिकॉज़ तभी इतने स्टैटिस्टिक्स थे नहीं, बट डब्ल्यूएचओ के स्टैटिस्टिक्स थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उस टाइम 1 इन 16 कपल्स अच्छा। वर एस्टिमेटेड कि इनफर्टाइल है, यानी 16 में 1 कपल को हाँ। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। फिर अभी 10 साल पहले हो गया कि 6 में 1 हम्म। को इनफर्टिलिटी है। और अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, इंडिया में, जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये यंग क्राउड, जो नया क्राउड है सब, वहाँ पे सर्वे हुआ कि इनफर्टिलिटी कितनी है। और उन्होंने देखा कि जैसे ही फीमेल पार्टनर की एज 30 क्रॉस करती है, द इंसिडेंस इनफर्टिलिटी का जो है वो 46%, यानी ऑलमोस्ट 50%, यानी Almost हर 2 में सेकंड से एक, कपल, हाँ। हर सेकंड कपल को शायद हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है, स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और ये बहुत ही डरावना स्टैटिस्टिक है, जैसे आपने कहा कि 2050 तक शायद 85% इनफर्टिलिटी होगा। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये शायद दिख रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंड है कि लेट डिलेड चाइल्ड बेयरिंग करना, बहुत 30-35 तक बच्चे की प्लानिंग ना करना, तो ये सब चीज़ों की वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ही बढ़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा। और आपने तो अपने लाइफ टाइम में देखा है, मतलब उस समय मुझे याद है 90s में जो टॉप गायनेकोलॉजिस्ट होते थे वो सबसे ज़्यादा अबॉर्शंस करते थे। सो जो डॉक्टर ज़्यादा अबॉर्शन करता था वो उतना ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल होता था। करेक्ट। एंड एट दैट टाइम आपने लीग से हटके इनफर्टिलिटी चूज किया, 16 में से एक कपल, और उसमें भी उस समय तो ये ट्रेंड होता होगा कि वो डॉक्टर के पास आते ही नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। हाँ, अवेयरनेस ही नहीं था, अवेयरनेस ही बिल्कुल। नहीं था। आईवीएफ वाज बहुत ही नया था। जब लंदन में भी फर्स्ट डिलीवरी हुई तो किसी ने एक्सेप्ट करना नहीं किया, बहुत सारे एंटागनिज्म हुए। अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उनके लैब के बाहर लोग रात को लिख के जाते थे कि हाँ। फ्रैंकेनस्टाइन लिव्स हियर, यानी हाँ, मॉन्स्टर हाँ, यहाँ पे हाँ। जीता है। सो इट हैज़ बीन थ्रू लॉट ऑफ टर्बुलेंस। और इतनी बड़ी डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज तो उसी साल मिलना चाहिए था, रॉबर्ट एडवर्ड्स को, लेकिन 32 साल बाद उनका रिकग्निशन हुआ और उनको नोबेल प्राइज मिली। सो आईवीएफ हैज बीन थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अब चलो गली गली में आईवीएफ सेंटर है, हर देश में, हर सिटी में। मुंबई में भी आप देखो, जब मैंने स्टार्ट किया तो शायद पूरे इंडिया में हम लोग 10 या 20 सेंटर थे। आज सिर्फ मुंबई में 200 आईवीएफ सेंटर्स है, और फिर भी कम पड़ रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितना इनफर्टिलिटी भी बढ़ रहा है, और सामने इतनी टेक्नोलॉजी शायद बढ़ रही है, लेकिन इतने सेंटर्स नहीं आ रहे हैं जितने के पेशेंट्स हैं। पेशेंट्स हैं। तो ऐसा लगता है क्या कि सैचुरेशन हो गया, और डू यू थिंक देयर इज स्टिल रूम फॉर नहीं, मोर? मुझे तो लग रहा है अभी तो शायद 5% मार्केट ही सेटिस्फाई हो पा रहा है। आई थिंक स्टिल 95% तो अनटैप्ड है। यानी अभी बहुत ही स्कोप है कि अच्छे अच्छे क्लिनिक्स चल जाएंगे, जो क्लिनिक्स के सक्सेस रेट्स है वो नहीं चलेंगे। अब कोई भी पेशेंट अगर आईवीएफ के लिए जाता है तो आईवीएफ इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। इट इज़ नॉट लाइक कि नी जॉइंट रिप्लेस करना है तो रिप्लेस हो ही जाएगा, कि बच्चे की डिलीवरी करनी है तो बच्चा तो निकलेगा ही निकलेगा। सो आईवीएफ इज नॉट लाइक दैट। तो इसकी वजह से वो सक्सेस रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर क्लिनिक का सक्सेस रेट थोड़ा अलग रहता है। तो पेशेंट्स को भी अच्छे से रिसर्च करके फिर जाना है, बिकॉज एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली टैक्सिंग ट्रीटमेंट है। सो दे हैव टू मेक श्योर कि वो सही सेंटर पे ट्रीटमेंट लेने के लिए चले जाए। तो उस हिसाब से अभी तो बहुत ही सेंटर्स और आ सकते हैं इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी, बिकॉज इनफर्टिलिटी भी इतनी ही फास्ट गति से बढ़ रहा है वो। करेक्ट। इनफैक्ट जो छोटे छोटे देश हैं, जापान है, इजराइल है, उसमें अगर हम नंबर ऑफ साइकिल्स देखते हैं, एक एक क्लिनिक पे ही हजारों में एक महीने में हो जाते हैं। यस। तो उस कंपैरिजन में हम अपने पॉपुलेशन को देखें तो ऐसा है शायद कि बहुत सारे लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे, या वो हम तक किसी बैरियर के नहीं कारण पहुंच नहीं पा पहुंच पा रहे। व्हाट आर दीज बैरियर्स? मेन है कि अवेयरनेस तो अब काफ़ी है, लेकिन फिर भी 100% नहीं है। अभी भी बहुत सारे मिथ्स है लोगों के माइंड में कि आईवीएफ यानी अपना बच्चा नहीं रहता है और किसी का डाल देंगे। फिर ये हॉलीवुड मूवीज आ जाते हैं, जैसे विकी डोनर, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, तो थोड़ा सा उनसे भी पेशेंट डर जाते हैं कि बाबा ऐसा जाएंगे और शायद हमारा बच्चा ही ना हो। तो ये सब थोड़ा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ में एवरीथिंग इज़ वेरी एथिकल, वेरी क्लीन। बिना कंसेंट के आजकल कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट, मैटर्निटी टेस्ट Easily सब हो कुछ सकता है। कपल कर सकता है, और ऐसा कोई रिस्क कोई डॉक्टर लेगा नहीं। सो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स सराउंडिंग इट, कि फिर वो सक्सेसफुल नहीं है, कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। सो व्हेन जब हमने स्टार्ट किया था 32 साल पहले, तब आईवीएफ का सक्सेस रेट था शायद 5 या 7%। आज विदाउट एनी एग्जैजरेशन, किसी भी आप अच्छे क्लिनिक में जाओ तो 40 to 50% सक्सेस रेट तो होता ही इजीली, राइट। दैट मीन्स फ्रॉम 5% तक 30 साल में वी हैव रीच 50%, जो बहुत ही अच्छा है। यानी 10 में से 5 कपल को तो एक ही साइकिल में सक्सेस मिलना है। बाकी के 5 अगर दूसरी बार करेंगे तो और 2 सक्सेस हो जाएंगे, तीसरी बार करेंगे तो और 1-2 हो जाएंगे, और लास्ट 1-2 जो रहेंगे शायद उनको ही थर्ड पार्टी एआरटी की जरूरत पड़े, जैसे कि एग डोनर है, स्पर्म डोनर है, सरोगेट मदर है। यानी आज की तारीख में अगर 100 कपल आते हैं कोई अच्छे क्लिनिक में और 1 साल तक लगातार ट्रीटमेंट करते रहे, तो 100 में से 90 या 95 का तो काम होना ही है। एंड प्लस कॉस्ट भी अगर आप देखें तो यूएस, यूके, यूरोप सबसे कम कॉस्ट इंडिया में है। भले इंडिया में अभी एक्सपेंसिव लग रहा है,
इंश्योरेंस कवर भी नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करते हैं डॉलर टू पाउंड टू रुपीज, सबसे कम रेट इंडिया में है। ऑल्दो हम वही चीजें वापरते हैं, यानी जैसे कि यूज करते हैं, जैसे जो ड्रग्स है, डिस्पोजेबल्स है, आईवीएफ के सॉफ्टवेयर है, एग्जैक्टली इक्विपमेंट्स है, सब कुछ वही है जो कोई यूएस के या यूरोप के बेस्ट क्लिनिक में रहेगा। डिस्पाइट दैट द कॉस्ट इज ऑलमोस्ट लेस देन 1/3 और 1/4 जो वेस्ट में कॉस्ट है वो। करेक्ट। आपने मेंशन किया कि जब आपने चालू किया था 90s में तो 5% उसका सक्सेस रेट था और आपने उस टाइम डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईवीएफ ही करना है। तो ये एज अ डॉक्टर भी चैलेंजिंग होता है, दिन में अगर 2-3 भी फेलियर आके आपसे डिस्कस करते हैं तो आपको खुद को भी उसको मैनेज करना, अपने इमोशंस को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने 100 लोगों का इलाज किया और उसमें से 5 ही पॉजिटिव हुए, 95% नेगेटिव हो गए, तो टेल अस मोर अबाउट दैट टाइम। हाँ, सो उस टाइम बहुत ही फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम थे और एक एक पेशेंट को कन्विंस करना कि आप ये करो, ये नई चीज़ है, यू नो। जैसे वो जो मूवी मैंने बताया आपको जॉय, उसमें भी 280 पेशेंट के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। तो एटलीस्ट हमारे बेंगलोर में तो 12-13 के बाद एक प्रेगनेंसी हुई क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। बट एज यू करेक्टली सेड कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। इनफैक्ट मेरे जो सीनियर्स थे गायनेक जो केएम हॉस्पिटल में, जिनको पता था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये हूँ, वो सब मुझे डिस्करेज करते थे कि इस फील्ड में मत जाओ, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई प्रेग्नेंट नहीं होना है और आपको फिर से आके ऑब्स्टेट्रिक्स और डिलीवरीज और एबॉर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन वो मेरे मन में था ही नहीं। एंड यू नो, यंग एज में थोड़ा जोश भी ज़्यादा रहता है, फाइट करने की ताकत भी रहती है, एम्बिशन भी बहुत रहता है कि नहीं, जो नहीं कोई कर पाएगा वही मुझे करना है। तो उस हिसाब से पहले 4-5 साल तो बहुत स्ट्रगल थी। तभी ये रेडीमेड डिस्पोजेबल्स नहीं मिलते थे, नीडल्स, कैथेटर्स, ये ग्लासवेयर, इंक्यूबेटर, सब कुछ बहुत ही प्रिमिटिव था। तो बहुत ही टफ टाइम से हम लोग ने वो सीख के, और खुद को सिखाना पड़ता था क्योंकि तब कोई ट्रेनिंग नहीं थी। हमने जो एमडी गायनेक किया उसमें कोई आईवीएफ की एबीसी भी नहीं सिखाई जाती थी। पूरे हमारे टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर इनफर्टिलिटी का रहता था। सो इट वाज ऑल लॉट ऑफ सेल्फ टीचिंग कि अपने आप ही सब सीखना है, अपने आप ही गलतियां करनी है और आगे बढ़ना है। तो वैसे करते करते हम लोग आगे चले गए। फिर 5 साल के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई होने लगा प्रोसीजर, जैसे मीडिया रेडीमेड मिलने लगा, डिस्पोजेबल सब मिलने लगे, तो लेबोरेटरी का काम थोड़ा सा इजी होने लगा। तब तो शायद आपको डिस्पोजेबल्स, कल्चर मीडिया फॉरेन से सब इंपोर्ट खुद करना बनाना भी पड़ता मुश्किल था। होगा। नहीं, सब खुद बनाना पड़ता था। जैसे कल्चर मीडिया जो है अभी रेडीमेड मिलता है सबको, तो कोई भी गायनेक नेक्स्ट डे आईवीएफ क्लिनिक स्टार्ट कर सकता है क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल। अभी हमारा सोचो, कल्चर मीडिया बनाने के लिए हमको 6 अलग अलग इक्विपमेंट लेने पड़ते थे। उसके लिए पूरी रूम एक इक्विपमेंट की थी। फिर वो मीडिया हम लोग खुद बैठ के बनाते थे, उसको 6 घंटे लगते थे बनाने के लिए। फिर उसमें प्रोटीन डालने के लिए कॉर्ड ब्लड चाहिए, जैसे नया जन्मा हुआ बेबी का कॉर्ड ब्लड रहता है, उसमें से हमको एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन निकालना है और वो मीडिया में ऐड करना है। तो मैं वाडिया हॉस्पिटल जाके या केएम हॉस्पिटल जाके बाहर खड़ा रहता था कि अब कोई डिलीवरी होगी, मैं कॉर्ड ब्लड कलेक्ट करूंगा, फिर उसको प्रोसेस करूंगा, फिर हीट इनएक्टिवेशन करना है, फिर एल्ब्यूमिन निकाल के डालना है, फिर उसके बाद वो मीडिया बन गया, उसकी ऑस्मोलैरिटी और पीएच चेक करना है। अगर वो सही नहीं है, पूरा डिस्कार्ड करके फिर से 6 से 8 घंटे का प्रोसेस स्टार्ट होता था। तो ये वाले दिन थे। फिर पूरा रूम भी हमको पता नहीं था कि साफ कैसे करना है, तो हम लोग खुद बैठ के यू नो, जैसे झाड़ू पोछा, पूरा लैब साफ करना, दीवारें साफ करनी, इंक्यूबेटर साफ करना, ये सब कुछ हमने खुद किया है। उसमें बिगेस्ट एडवांटेज क्या हुआ कि हमारी एकदम ग्रास रूट ट्रेनिंग हो गई। सो हमको फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, एवरीथिंग ऑफ आईवीएफ बहुत स्ट्रॉन्ग सीखने को मिला। यानी आज भी जैसे कहीं पे समझो इंडिया में किसी के रिजल्ट्स नहीं आते और वो फोन करते हैं हमें, तो वी डू क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 और तुरंत ट्रबल शूट करके उनको बताते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो ये सब हम हार्डवेयर सीख गए थे उसी टाइम, जो कोई टेक्स्ट बुक आपको नहीं सिखा सकती। So that is why that was very good training, although frustration था, लेकिन it was very good to learn all the basics of IVF कि क्या होता है, FSHLH क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है, you know, because everything आज बहुत शॉर्टकट लगता है, but it is very important कि बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। Absolutely, I remember मैं 2007 में CMC वेलोर गई थी, एक इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक्स ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो वहाँ पर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन यूनिट में उन्होंने हमारा टूर कराया और फिर मैंने वहीं से फेलोशिप करी 1 साल बाद। तो वहाँ पर वो पिपेट्स पुल करने की मशीन, मिलीक्यू वाटर का प्लांट, ऑस्मोमीटर, ये पूरा एक मीडिया रूम ही था जिसमें कि ये सब होता था। और इनफैक्ट 2008 तक वहां पर वो पिपेट्स पुल करके एक्सी करते थे और वो माउथ से वो सक्शन वाले पिपेट से पुल करते थे। So it has been I think now all of us have got it very easy, सब कुछ। और बाकी जैसे आपने करेक्टली बोला वो सब करते थे, लेकिन तभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट नाम का पोस्ट ही नहीं था कोई। अभी आज सबको पता है कि सक्सेसफुल आईवीएफ यूनिट के लिए 50% गायनेक चाहिए, 50% एम्ब्रियोलॉजी और लैब चाहिए। उस टाइम में हम ही थे सब कुछ, तो हमने एम्ब्रियोलॉजी भी पूरा सीख लिया। सो वी हैड ओनली टू डू एवरीथिंग इन द लैब। एग स्क्रीनिंग कैसे करना है, सीमेन वॉशिंग कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग कैसे करना है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इक्सी भी नहीं था उन जमाने में, तो मेल फर्टिलिटी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता था, फ्रीजिंग नहीं था, तो वी कुड नॉट फ्रीज एम्ब्रियोज, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज को क्या करना है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे।
बट धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो गए। और उसी टाइम फिर मुझे लगा कि कि इतने सारे पेशेंट्स अब मुंबई में फ्लड इन हो रहे, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी रेस्ट ऑफ इंडिया में भी थोड़ी स्प्रेड की जाए, और तब वो बाकी सब सेंटर्स हम लोग ने एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है, आपने शायद कभी इस चीज़ का खुल के क्रेडिट नहीं लिया, बट द वन पर्सन विच आई हैव ऑलवेज फेल्ट हैज मेड IVF अ पैन इंडिया थिंग हैज बिन यू, बिकॉज आपने वो जो चीज़ शुरू करी वो एक्चुअली पूरे विश्व में किसी को पता नहीं थी, और वो चीज़ थी बैच IVF, यानी कि बहुत सारे लोगों का साइकिल सिंक्रोनाइज करके इस तरह से उसको प्रोग्राम करना कि एक ही दिन में सारे पिकअप्स आ जाएं, एक ही दिन में सारे ट्रांसफर आ जाएं। और ये एक इंडिया का यूनिक फिनोमिना, अभी बाकी देश भी कॉपी करने लगे हैं, बट ये सिर्फ इंडिया में हुआ और ये सिर्फ आपने शुरू किया। बट समहाउ आई थिंक दैट इज वन थिंग विच डेमोक्रेटाइज्ड IVF। तो ये जो पेरिफेरल IVF था या ये जो बैच IVF था, हाउ डिड इट स्टार्ट एंड हाउ डिड यू गेट द आइडिया दैट दिस कैन बी डन? नहीं, सो मुझे तो आइडिया पहले नहीं आया था, लेकिन मैं जब बैंगलोर में था और कुछ छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखी थी हमने 50-100 डॉक्टर की, एंड जस्ट एक आध मैंने लेक्चर दिया, तो तब डॉक्टर विजयलक्ष्मी आई थी कोचिन से, एर्नाकुलम से, और उनको बस IVF स्टार्ट करना ही करना था कोचिन में। तो उन्होंने आके डॉक्टर आनंद कुमार से बात की, और फिर समा वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर मैं बॉम्बे चला गया, फिर बॉम्बे 3-4 साल के बाद वो फिर से बॉम्बे आई। शी सेड नहीं जतिन, आपको आके कोचिन में सेंटर स्टार्ट करना है। तो बोला कैसे करेंगे? बोला ठीक है चलो आप 10 पेशेंट रेडी रखो, मैं आपकी लैब वगैरह सेटअप कर देता हूँ, इक्विपमेंट ऑर्डर कर देता हूँ। फिर हम लोग गए, एक ही दिन में मैंने 10 पिकअप किए। फिर दूसरे दिन इंक्यूबेटर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, एक ही इंक्यूबेटर था उस टाइम। तो हम लोग फिर वो कंपनी तो लंदन की थी, तो उसके साथ फोन पे 4 घंटे बैठे थे इंजीनियर के साथ। उसने बोला पीछे का खोलो, अब ये लाल वायर देखो, ब्लू वायर देखो, जैसे मूवीज में दिखाते ना जब बॉम्ब डिफ्यूज करने के बाद, तो वैसे वाला आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। वो 4 घंटा हम लोग बैठे, हमको लगा ये 10 में से कोई प्रेग्नेंट होगा ही नहीं, क्योंकि मेन इंक्यूबेटर ही रहता है जहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे कैसे करके उसको स्टार्ट किया, और वो 4 घंटे के बाद स्टार्ट हो गया। तब तक ऑलरेडी 10 पेशेंट के एग्स निकाले हुए थे, स्पर्म के साथ डाल के पेटी डिश सब इंक्यूबेटर में पहुंच गई थी। फिर नेक्स्ट डे देखा 48 घंटे के बाद तो एम्ब्रियो तो दिख रहे थे अच्छे अच्छे, ट्रांसफर किए, और लकीली गॉड वाज ग्रेट, और वो 4 पेशेंट उसमें प्रेग्नेंट हो गए फर्स्ट बैच में। तो तब से कॉन्फिडेंस हुआ कि ये डुएबल है, कि इंस्टेड ऑफ 10 पेशेंट्स मुंबई आएंगे, कहाँ होटल में रहेंगे जाएंगे, तो ये हमको सिर्फ फ्राइडे टू संडे जाना है। और तभी तो टीम भी नहीं थी, हम लोग 2 ही जन थे जो सब कुछ करते थे, पिकअप भी करते थे, एम्ब्रियोलॉजी भी करते थे, ट्रांसफर करके वापस आ जाते थे। फिर उसके बाद वैसे ही शुरू हुआ आगरा में एक क्लिनिक डॉक्टर मल्होत्रास के साथ, वहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर साउथ में 3 हुए, चेन्नई, मदुरई, ईरोड में, और फिर पुणे में एक स्टार्ट हुआ, और फिर एक बैच मैंने जाके बाजितपुर बांग्लादेश में भी किया। सो हर जगह ये सक्सेसफुल एकदम बैचेस हुए कि हर बैच में 40 to 50% पेशेंट प्रेग्नेंट होने ही होने थे। सो ये वाला, और फिर बहुत बढ़ने लगा। फिर 10-15 साल तक मैंने किया, यानी हर फ्राइडे किसी सेंटर में जाना है, संडे को वापस मुंबई आना है, मंडे टू फ्राइडे मुंबई में काम करना है। तो यही लाइफ थी हमारी 15 साल तक। फिर फाइनली 15 साल पहले सबको मैंने सेल्फ सफिशिएंट कर दिया, और सबको सब कुछ सिखा दिया, और अभी सबके अपने अपने 5-6 सेंटर्स चल रहे हैं उन एरियाज में। सो इट फील्स गुड कि इतना टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंचा सके हम लोग। So actually now what has happened is in the last maybe 10 to 15 years जो कॉर्पोरेट चेन्स हैं वो पूरी तरह से आ गई हैं, और एक तरह से देखा जाए तो अब 60% तो IVF जो इंडिया में हो रहा है वो किसी ना किसी चेन का हिस्सा है। बहुत सारे में FDI भी है, बहुत सारे इंडिविजुअली ओन्ड है, या और प्राइवेट इक्विटी का उसमें पैसा लगा है। इसके आपको क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लगते हैं? एडवांटेजेस है कि SOPs है, अगर किसी के 100 सेंटर है तो सब में सही काम हो रहा है, एक ही तरह से काम हो रहा है, सबके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है। ज्यादा कुछ गड़बड़ वाला काम हो नहीं सकता, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए अगर कॉर्पोरेट है तो वो सब एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे गिन सकते हैं, बट अभी आजकल तो मॉडल्स अच्छे चल रहे हैं। अभी हमारा क्या है कि वी आर सीइंग सेकेंडरी टर्शियरी पेशेंट्स, यानी मेरे आज सुबह से मैंने समझो 30 पेशेंट देखे, तो उसमें से 25 से 28 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनकी IVF ऑलरेडी दुनिया में कहीं फेल हो चुकी है, यानी फर्स्ट IVF करने मेरे पास नहीं आए, दे हैव ऑलरेडी फेल्ड 2-3-4 साइकिल US, UK, दुबई, सिंगापुर, रेस्ट ऑफ इंडिया, कहीं पे भी। सो ये हमारा क्राउड एकदम डिफिकल्ट क्राउड हो गया। यहाँ पे एकदम इंडिविजुअलाइज अप्रोच चाहिए, कि पूरा उसका एनालिसिस करना है, क्यों फेल हुआ, कहाँ पे फेल हुआ, मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, क्या क्या मैं चेंज कर सकता हूँ उसके प्रोटोकॉल में, एम्ब्रियो कल्चर में, ट्रांसफर प्रोसीजर में, कि उसको अच्छा रिजल्ट मिले। सो नाउ दिस डिफरेंशिएशन हो गया है कि एक बाजू सब चेंज है जहाँ पे अच्छा काम होता है, तो फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, शायद फेलियर्स का भी अच्छा काम होता होगा, और दूसरी तरफ ये टर्शियरी क्लिनिक्स है जहाँ पे सब फेलियर IVF पेशेंट्स जो है वो जाएंगे। और काफी पेशेंट्स को ये भी लगता है कि नहीं हमको सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर सेंट्रिक पेशेंट जो प्रैक्टिस बोलते हैं, कि वो चेन का नाम देख के शायद नहीं जाएंगे, बट वो डॉक्टर के नाम पे ही जाएंगे। तो वो भी प्रैक्टिस इंडिया में तो वैसे बहुत अच्छी चलती है। राइट, एंड आई थिंक एक और चीज जो फायदा हुआ है कि बिकॉज दे इन्वेस्ट हेवीली एडवर्टाइजमेंट्स में,
तो ठीक है, उनका तो काम बड़ा है, बट बाकी लोगों का भी काम बड़ा है, हाँ क्योंकि आईवीएफ के बारे में अब एक टैबू नहीं रह गया। पहले हम न्यूज़पेपर खोलते थे तो बिल्डर्स की, ज्वेलर्स की एड्स दिखती थी, अब हमको सिर्फ आईवीएफ की एड्स दिखती है। सो बिकॉज ऑफ दिस आईवीएफ इवन इन वेरी वेरी स्मॉल टाउन्स, अब बल्कि उल्टा एक्सट्रीम हो गया है। अब ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी है तो वो आते ही हमें आईवीएफ करना है, हम उन्हें समझाते नहीं तुम्हें जरूरत नहीं है, वो कहते नहीं हमें तो आईवीएफ ही करना है। हाँ, वी डोंट हैव टू कन्विंस एनीबॉडी। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, 15-20 साल पहले ये फार्मा कंपनी का कोई भी मुझे आके बोलता अरे मुंबई में और एक क्लिनिक खुल गया, और एक क्लिनिक खुल गया, थिंकिंग के मुझे इनसिक्योरिटी होगी। मैं हमेशा खुश होता था, मैं बोला नहीं वो अच्छा है, एक और खुला तो मेरा काम और बढ़ेगा, बिकॉज दे विल क्रिएट मोर अवेयरनेस, और पेशेंट्स आएंगे, 40% प्रेग्नेंट होंगे, 60% फिर से दूसरा क्लिनिक ढूंढेंगे। सो इन द होल बार्गेन ज्यादा ही सबका अच्छा ही हो रहा है। राइट। सो वी नेवर फील इनसिक्योर कि बाबा 10 क्लिनिक और खुल गए, 25 क्लिनिक और गए, ठीक है, सबको अपने अपने पेशेंट क्राउड मिल ही जाते हैं फाइनली। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, जो कुकी कटर अप्रोच होता है या जो असेंबली लाइन अप्रोच होता है, वो 50-60% पेशेंट्स पे काम कर सकता है, बट ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी डिफरेंट इन एवरीथिंग, इन आवर फिजियोलॉजी, इन आवर रिस्पॉन्स टू मेडिकेशंस। सो अल्टीमेटली एक ह्यूमन चाहिए ही है टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग व्हाट हैज हैपेंड। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बट ऑल्सो टू एडिट एंड टू मेक सेंस ऑफ दैट यू रिक्वायर अ ह्यूमन ब्रेन, एंड आई थिंक दैट ओनली एन इंडिविजुअल लेड सेंटर which is actually focusing on the patient's conditions कि पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और अब हम क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक उसकी जो जगह है वो अभी भी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप पहले फर्स्ट आईवीएफ साइकिल्स 50 करते होंगे और अब आप फर्स्ट आईवीएफ साइकिल्स करते ही नहीं है, बट जो काम है इंडिविजुअल लेड सेंटर्स का, मैं जो देखती हूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है, द टाइड इज गोइंग टू टर्न एंड इट इज गोइंग टू कम बैक। ऑलरेडी वी आर सीइंग ना, इंडिविजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सबको लगा ही नहीं सकते पेशेंट्स को। Last 10 to 15 years looking back, what do you think have been very significant events की जो IVF में हुए हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स आईवीएफ, फिर उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं, चेंज नहीं आई थी, बट वी वर स्टिल स्ट्रगलिंग के मेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या करना है। फिर 1992 में इक्सी आया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहाँ पे सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत है एक बच्चा तैयार करने के लिए। सो दैट वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। उसके बाद भी बहुत सारे चीजें आए विच वर ओके, लाइक एड ऑन्स, यू नो, हम आईवीएफ में बोलते हैं एड ऑन्स है, यूजफुल होगा कि नहीं पता नहीं। द थर्ड बिगेस्ट एडवांस जो आया वो विट्रिफिकेशन था, कि जहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ एग्स, स्पर्म एंड एम्ब्रियोज बिकेम फैंटास्टिक, यानी आपका सर्वाइवल रेट इज ऑलमोस्ट 100%। तो वो तो एक बड़ा ही रेवोल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से अब एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग ऑल हैज बिकम, भी सोचते भी नहीं हम लोग कि चलो ये तो करना ही है, 100% सर्वाइवल मिलना है, सेकंड चाइल्ड भी उसमें से आ सकता है, थर्ड चाइल्ड आ सकता है, गर्ल्स जो यंग गर्ल्स है वो अपने एग्स फ्रीज कर सकती है फ्यूचर के लिए, इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए। अब इसके बाद फिर से कोई चौथा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आया अभी तक। सो व्हाटएवर पीपल क्लेम कि ब्लास्टोसिस करो, पीजीडी करो, ईरा करो, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, नथिंग इज एज बिग एज दीज थ्री। सो द थ्री प्राइमरी ब्रेक थ्रूज वी हैड वाज आईवीएफ, इक्सी और विट्रिफिकेशन। अभी चौथा कुछ आए तो अच्छा है। एब्सोल्युटली। 2008 में मेरा फेलोशिप में एडमिशन हुआ था, और तब हमारे यहाँ बड़ा सा एक प्रोग्रामेबल फ्रीजर था, और तब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर ऐसा होता था कि हम ही डिस्करेज कर देते थे कि रहने ही दो ऐसा। एंड आई थिंक 2006 या 7 में इन सीएमसी दे स्टार्टेड विट्रिफिकेशन, एंड देन फ्रॉम देयर टिल टुडे, जबकि 90% साइकिल्स आपके फ्रोजन हो रहे हैं, मतलब अभी फ्रेश साइकिल होता है तो पेशेंट ही डिसअपॉइंट हो जाता है कि अरे हमारा फ्रेश ही कर दिया इन्होंने, नहीं किया। So I think that has, and it is, I think why it is important is that it is actually something which is very cheap. It doesn't require any special equipment. Correct. And something which is so simple, it has been very, very transformative. ये सही है, बिकॉज स्लो फ्रीजिंग में इतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, सो दैट वाज ऑलवेज सेकेंडरी, कि नहीं पहले फ्रेश करना है, फ्रेश में फेल हुआ तो फ्रोजन का कोई भरोसा नहीं होगा कि नहीं। अब तो वी आर नॉट वरीड, अब ठीक है, ज्यादा एग्स है, हाइपर स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, फ्रीज ऑल कर दो, नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करो, फैंटास्टिक रिजल्ट्स, बहुत ही ईजी हो गया सब। और विट्रिफिकेशन को 5 मिनट लगते हैं, वो स्लो फ्रीजिंग को 6 घंटे लगते थे, तो टाइम वाइज भी बहुत ही फायदा हो गया। उसका बहुत बड़ा वो बैरल, बड़े बड़े कैन्स होते थे, प्रोग्रामेबल फ्रीजर, वो बेचारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट 6 घंटा बैठा रहता था देखते देखते। आई हैव सीन ऑल दैट, यू नो, वो काफी पेनफुल था वो। अब व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर नेक्स्ट? मतलब क्या होता है आईवीएफ में ना, बहुत बार ऐसा लगता है जब हम करते रहते हैं, रोज नया कुछ नहीं होता रहता, मतलब सालों में 5-10 साल में कुछ ऐसा होता है जो चेंज हो गया। अब हमारे प्रैक्टिस में पिछले 7 साल में ये डिफरेंस आया है कि अब हम ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्रोजन पे शिफ्ट हो गए। इस पे भी डिबेट चलता रहा कि फ्रेश बेटर है, फ्रोजन बेटर है, बट प्रैक्टिकली नाउ एवरीबडी हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स मेनली फ्रोजन साइकिल्स। What do you think is in the offing for the next 10 years? एक तो ऑफ कोर्स अभी फ्रीजॉल में क्या हुआ कि सब लोग उसके साथ जो प्रिपरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम करते थे, उसमें अब न्यूज आ रहा है कि
हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में, बच्चों की साइज थोड़ी बढ़ गई है, मैक्रोजोमिक फीटसेस आ रहे हैं, सो थोड़ा ट्रेंड फिर से जा रहा है कि कुछ कुछ पेशेंट्स में फ्रेश ट्रांसफर इज इक्वली गुड, यानी समझो 10 से कम अंडे मिले, एंडोमेट्रियम अच्छी है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ठीक है, तो फ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश में क्या होता है कि कॉर्पस लूटियम होता है, राइट, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। तो एक ये चेंज आएगा। दूसरा आएगा कि फ्रोजन ट्रांसफर करो लेकिन नेचुरल साइकिल में करो, ज्यादा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वाले ना करो तो बेटर है, अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये दो तो डेफिनेटली आएंगे। थर्ड बिगेस्ट थिंग विल बी एग फ्रीजिंग, क्योंकि अभी प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी लड़कियां, डॉटर्स इन लॉ, फ्रेंड्स जो भी है, सबको एजुकेट करना है कि ठीक है, यू कैन हैव लेट चाइल्ड बेयरिंग, नो प्रॉब्लम, बोले पार्टनर लेट मिला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जो भी रीजन है, कैरियर बनाना है, विच इज ऑल वेरी गुड, क्योंकि एक साइड हम ही लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यू नो, एंड कैरियर इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन, फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ, शादी कर लो, इज नॉट फेयर टू देम। तो ये एग फ्रीजिंग की वजह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है। जैसे मैं 10 साल पहले आई यूज्ड टू डू 3 या 4 एग फ्रीजिंग्स पूरे साल में, और आज बिना एग्जैजरेशन में बता रहा हूँ कि वी डू 5 पर वीक, यानी 1 पर डे, मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया है लड़कियों में कि 28, 29, अभी 24, दे आर ऑल कमिंग एंड फ्रीजिंग देयर एग्स, क्योंकि उनको पता है कि अभी हम बच्चा शायद 35 के बाद 40 के बाद करेंगे, पहले करियर में सेट होना है, स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, जो भी करना है वो, राइट। तो उसके बाद मुझे एग डोनर तो लेना नहीं है, मुझे अपने ही जीन्स का बच्चा चाहिए। सो दे आर प्रिजर्विंग देयर फर्टिलिटी फॉर द फ्यूचर। और इतना ब्यूटीफुल टेक्निक है, सिंपल है, एकदम सेफ है। अब ये नए जो ट्रिगर्स आए उसकी वजह से हाइपरस्टिमुलेशन वगैरह कोई कॉम्प्लिकेशन होते नहीं है, 3 विजिट में हो गया, 15-20 इंजेक्शन ले लिया, एंड यू कैन फ्रीज एग्स फॉर 10 to 15 ईयर्स, और उसमें बिल्कुल डिटीरियोरेशन नहीं होता है। आप नेक्स्ट ईयर यूज करो या 10 साल बाद यूज करो, रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। अभी हमने सिर्फ 4 के रीयूज किए इस साल में ही, चारों पेशेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट, यानी फर्स्ट 3 एग्स की जो स्ट्रॉ निकाली थी उसी में प्रेगनेंसी हो गई, बिकॉज ये इनफर्टाइल वाले नहीं होता है, दे आर बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली फर्टाइल पीपल, करेक्ट। तो उनकी एग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली देयर यूट्रस इज प्रोबेबली जस्ट वेटिंग फॉर एन एम्ब्रियो, यस, बिकॉज उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया है, मैरिज ही लेट हुई है या कंसिडर ही लेट किया हुआ है। सो आई रियली थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम चेंजर। और बिगेस्ट मैसेज फॉर देम इज के ये यंग होना चाहिए। अगर आप 38 पे या 40 पे करोगे तो सक्सेस रेट भी 38-40 वाली ही मिलेगी। सो जैसे अमेरिकन गाइडलाइंस भी अब कहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ एग फ्रीजिंग आर इफ यू डू बिटवीन 28 and 32, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट 10 से 20 एग्स, मैच्योर वाले एग्स फ्रोजन होने चाहिए, अगर एक कंप्लीट फैमिली, 2 बच्चों की फ्यूचर में प्लानिंग करना है। एग्जैक्टली, आई थिंक एक ना इसमें जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समहाउ देर इज अ परसेप्शन कि एग फ्रीज कर दिया तो अभी हो गया, बट प्रैक्टिकली द प्रेगनेंसी रेट इज जस्ट 2 to 5% पर फ्रोजन एग। सो रीजनेबल चांसेस के लिए आपको 10 या 20 एग्स तो अच्छे क्वालिटी के फ्रीज होना चाहिए, और उतने एग्स बनाने के लिए आपका ओवेरियन रिजर्व ही बेसलाइन पे इतना होना चाहिए कि आप 10 से 20 एग्स दे सके, चाहे एक स्टिमुलेशन में या 2 स्टिमुलेशन में। हाँ, सेम टाइम इट इज वेरी गुड, क्योंकि वर्ड ऑफ कॉशन भी होना चाहिए कि इट इज समटाइम्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये भी याद रखना है कि कोई भी चीज 100% नहीं है सक्सेस रेट में। 10 से 20 एग्स फ्रीज करोगे तो देयर इज अ 60% चांस कि आपको बेबीज हो जाएंगे, 40% फिर भी नहीं हो सकते, राइट। सो इट इज नॉट कि आपने फ्रीज कर लिया तो चलो अभी 45 पे शादी करो और सेटल डाउन करो, ये सब इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। सो इट इज बेस्ट कि राइट टाइम पे प्लानिंग भी होना चाहिए, राइट टाइम पे चाइल्ड बेयरिंग भी होना चाहिए, ताकि एल्डरली मदर के जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं प्रेगनेंसी के वो वाले ना आ जाए। सो ऑल दिस हैज टू बी बैलेंस्ड आउट प्रॉपर्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईवीएफ पे आप क्या सोचते हैं? वेयर डू यू सी द एप्लीकेशंस ऑफ एआई एंड डीप लर्निंग इन आईवीएफ? हाँ, सो आई थिंक एआई के जो मेन एप्लीकेशन, एक तो स्टिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि ट्रिगर का टाइमिंग, जो लास्ट इंजेक्शन हम लोग देते हैं एग्स को मैच्योर करने के लिए, वो किस दिन होना चाहिए, उसके लिए शायद एआई बहुत ही बड़ा रोल प्ले करे तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स उसी स्टेज पे आते हैं। सो ट्रिगरिंग के जो है वो एआई चाहिए। सेकंड चाहिए सिलेक्शन ऑफ स्पर्म, जैसे इक्सी में भी नो के नेचर का सिलेक्शन चला जाता है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को जो स्पर्म पसंद आता है वो लेके वो इंजेक्ट करते हैं। सो एआई कैन हेल्प अस टू सिलेक्ट के कौन सा बेस्ट स्पर्म है जिसको उठा के इंजेक्ट करना चाहिए। थर्ड इज कभी कभी 10 एम्ब्रियो रहते हैं, अब लीगली ऑल्सो वी कैन ओनली ट्रांसफर 2, मैक्सिमम 3, तो वी डोंट नो कि उन 10 में से कौन सा वाला है जो शायद प्रेगनेंसी देगा। तो एआई माइट हेल्प अस टू सिलेक्ट कि उन 10 में से कौन सा वाला है जो बेस्ट फर्स्ट में ट्रांसफर होना चाहिए। फिर लुटियल फेस सपोर्ट में भी एआई बता सकता है कि विंडो कब है, क्योंकि अभी जो टेस्टिंग है वो इन्वेजिव है कि कौन सा दिन बेस्ट है इम्प्लांटेशन के लिए। तो शायद एआई पैरामीटर्स आ जाए कि बता दे कि चलो आज ये ब्लड टेस्ट हो गया, आज ये अल्ट्रासाउंड का इमेज है, तो एआई हमें बता दे कि चलो 3 दिन बाद आप ट्रांसफर करोगे तो यू विल गेट द हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट। तो ये सब एरियाज में एआई आ सकता है, और अभी काफी स्टार्टअप्स हो भी गए, काफी कंपनी स्टार्ट भी कर रही है, बट आई डोंट नो कि कितना अभी एक्यूरेसी है। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम,
अभी इतना प्रिडिक्टिव तो नहीं हो सकता वो, इट विल टेक 5-10 years बाय द टाइम वी हैव सम मेजर ब्रेक थ्रू, जैसा कि इक्सी था, विट्रिफिकेशन था, कि चलो अब एआई बेस्ड ही ये सब करना है आपको। रोबोटिक्स आप देखते किलेटिंग की, जहाँ पे देयर इज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट लेस आईवीएफ लैब, सो द एग्स गो इन एंड आउट कम्स द एम्ब्रियोज. Yeah. So do you see that happening in the near future? नॉट रियली नियर फ्यूचर, बट इट कुड हैपन इन द फ्यूचर के एग्स सब सॉर्ट आउट हो जाए, चलो ये मैच्योर एग्स है तो रोबोट उसको अलग से रख दे, फिर रोबोटिक ही इक्सी का इंजेक्शन भी हो जाए, रोबोटिक उसको कल्चर में रख दे, टाइम लैप्स इमेजिंग से रोबोट बताए कि चलो ये वाला फास्ट ग्रो हो रहा है, और फिर हमें डिश में लोड करके दे दे कि ये वाला आपको ट्रांसफर करना है. इट साउंड्स वंडरफुल, साइंस फिक्शन मूवी जैसा, बट लाइफ इज नॉट नेटफ्लिक्स, तो टाइम तो लगेगा उसको. एंड फाइनली ह्यूमन आई जो है उससे बेटर एआई मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, यू नो. So I always feel कि an embryologist who has seen maximum number of embryos और जिसने कोरिलेट किया है कि ये वाले से प्रेगनेंसीज हुई है नहीं हुई है, will still be in a upper hand for maybe another 5-10 years. शायद फ्यूचर में रोबोट्स ही सब कुछ करने लगे, we don't know. Right. So जैसे सर्जरी में भी कहते हैं ना कि रोबोटिक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, सो इट इज नॉट एन, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि रोबोट करेगा तो सब परफेक्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. दूसरा एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ आईवीएफ, अभी कुछ महीनों पहले तक जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें आईवीएफ इंक्लूडेड था, और कुछ स्टेट्स में, बिकॉज आयुष्मान जो कार्यक्रम है वो स्टेट और सेंटर के कोलैबोरेशन में चलता है, पार्ट ऑफ इट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द सेंटर, रेस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम द स्टेट फंड्स. एमपी में आयुष्मान में एक साइकिल आईवीएफ का कवर किया जाता था जो बीपीएल पेशेंट्स हैं, बट 2 to 3 months अगो इट हैज़ बीन विड्रॉन, और उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और आईवीएफ इसको उसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, ये कहते हुए कि ये बीमारियां नहीं है. ये तो बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, बिकॉज इनफर्टिलिटी जैसी तो कोई और इलनेस है ही नहीं. कि आप किसी भी इलनेस को देखो, इट यूजुअली अफेक्ट पीपल आफ्टर एज ऑफ 50, 60, 70, जिन्होंने अपनी लाइफ जी ली है और कुछ डिजीज हुआ और डॉक्टर्स उनको बचाने के लिए आ गए और इंश्योरेंस कवर सब दे रहे. इनफर्टिलिटी इज द ओनली डिजीज जो एक को नहीं 2 को एक साथ अफेक्ट करती है. इट इज हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसी और कोई डिजीज नहीं है जो 2 जन को अफेक्ट करे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि एक कपल है. एंड सेकंड, दे आर वेरी यंग, दे आर नॉट एट 60-70, ये अपने प्राइम यूथ में है, जिसको कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, इनकम बनाना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है. इंस्टेड ऑफ दैट ये रोज क्लिनिक्स के चक्कर काट रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, यू नो, इन द जस्ट टू हैव अ बेबी. तो ये साइलेंट सफरिंग जो होता है, जो इमोशनल सफरिंग है, फिर फिजिकल पेन ऑफ टेकिंग सो मेनी इंजेक्शंस, तो ये इतना सफरिंग है, तो ऑब्वियसली इट्स अ मेडिकल कंडीशन विच नीड्स अटेंशन एंड ट्रीटमेंट. तो उसको कॉस्मेटिक के साथ लगाना तो मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर. इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट टू प्रोक्रिएट. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ राइट टू हैव अ चाइल्ड एंड टू स्टार्ट अ फैमिली. तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इसको लग्जरी है? जस्ट बिकॉज इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड और बहुत सारे बच्चे कहीं हो रहे हैं और जगह पे, डजंट मीन कि ये कपल को बच्चा नहीं होना चाहिए. तो वो तो लॉजिक अप्लाई नहीं होता है ना, कि कोई बोलेगा चलो इतना सारा खाना इनको मिल रहा है तो ये सब भूखे रहे, तो दैट इज नॉट राइट. अब तो वो भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अब इंडिया का भी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच चुका है. सो वी आर प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ बेबीज टू सस्टेन आवर पॉपुलेशन. So I think through this podcast we really want to appeal to the government that this needs to be looked into again. Yes. जो actual requirement है वो तो ये है कि आप 3 cycles को reimburse करो. आप उसके rates कम रख सकते हो because government has a limitation कि taxpayer का कितना money का कहाँ allocation होना है. But इसको इस pretext पे निकाल देना कि ये cosmetic के समकक्ष है, this is very very unfair. Yeah, unfair. And I think it is worse बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं था आईवीएफ में, बट रेगुलेशन भी नहीं था. अब 2020 में गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड विद द ART एक्ट टू कम इन वेरी हेविली विथ रेगुलेशन. सो व्हेन यू आर रेगुलेटिंग यू शुड आल्सो कंट्रीब्यूट. सो डिड यू सी दिस कमिंग कि आईवीएफ इंडिया में इतना रेगुलेटेड और इतना हेविली रेगुलेटेड, और कुछ जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े से अनजस्टली डाले गए हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? किसी भी ग्रोइंग इंडस्ट्री में रेगुलेशन तो जरूरी होता है, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी ब्लैक शीप एवरीवेयर. तो रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी वेरी हार्श. तो ये जो लॉ आ गया था वो बहुत ही जल्दी आ गया. अभी उसमें बहुत सारे एरिया, जैसे जीएसटी में कैसे 350 अमेंडमेंट्स हुए आफ्टर द जीएसटी एक्ट केम, राइट? तो इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत है. तो आई थिंक हमारे नेशनल बोर्ड वगैरह, स्टेट बोर्ड सब बातचीत में कर रहे हैं. थोड़ा प्रोसेस स्लो है, बट वी विश के थोड़े जल्दी से अमेंडमेंट्स आ जाए, बिकॉज कुछ चीजों में ना थोड़ा इट डजंट मेक साइंटिफिक सेंस कुछ एस्पेक्ट्स में. फिर अब सरोगेसी, जैसे कमर्शियल सरोगेसी बैन हो गया,
तो हम लोग ने तो 2 साल से एक भी केस किया ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉन बेलेबल और प्रोसिक्यूशन और ये वो। अभी हम डॉक्टर्स हैं, हम कोई मर्डर तो कर नहीं रहे, तो सच हार्श पनिशमेंट्स आर यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड। आप रेगुलेट करो, पुट डाउन टर्म्स एंड कंडीशंस के, ठीक है सरोगेट को ऐसे से मैनेज करना है, उसका ऐसे ध्यान रखना है, उसकी फैमिली को ऐसे ध्यान रखना है, वॉट एवर इट इज, इट कुड हैव बीन डन वेरी नाइसली। अब तो क्या हो गया है कि सारे अच्छे अच्छे क्लिनिक ने सरोगेसी करना ही बंद कर दिया है, और जिसको इलीगली करना है वो तो शायद करते रहेंगे, पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। बट इट हैज अफेक्टेड पेशेंट्स, आई हैव गॉट सो मेनी पेशेंट्स, और हर कोई, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में रिसेंट आर्टिकल आया था कि रिच पेशेंट्स अब ग्रीस जा रहे, यूएस जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे। व्हाई डू वी वांट दैट? जब इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना फैसिलिटी है, और अगर रिच जाके अब्रॉड कर लेंगे तो मिडिल क्लास का क्या फॉल्ट है? व्हाई शुड दे नॉट हैव बेबीज जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो अब्रॉड? तो शायद लॉ में थोड़े अमेंडमेंट्स लाना बहुत जरूरी है, ताकि स्मूथ प्रोसेस हो जाए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, कमर्शियल एंगल भी ज्यादा ना हो, बट जैसे जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, एटलीस्ट दे कैन हैव एंड फुलफिल देयर ओन ड्रीम ऑफ हैविंग अ चाइल्ड। तो थोड़ा उसमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। लॉ इज वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट, बट इट नीड्स अमेंडमेंट्स इन लॉट ऑफ एरियाज। और एक्चुअली ये लॉ कहीं कहीं जाके कुछ सिचुएशंस में ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसकी तरफ ब्लाइंड आई टर्न कर दिया है, जिससे वो कहता है कि आपके फैमिली के लोग अब सरोगेट मदर बन सकते हैं। बट अब इंडिया में फैमिली साइज ही इतना छोटा है, हम 60s से 2 बच्चे की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। तो जब घर में 2 ही बच्चे होंगे, आज वो जनरेशन जब मैच्योर हुई है और उनमें से किसी को जब सरोगेसी की जरूरत पड़ेगी, तो घर में इतने लोग ही नहीं है कि कोई उनके लिए सरोगेट बन सके। नहीं, उसमें तो थोड़ा अमेंड किया था उन्होंने, दे हैव सेड अल्ट्रुइस्टिक मदर, यानी ब्लड रिलेटिव जरूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर इज नो पेमेंट टू द मदर इन्वॉल्व्ड। तो वैसा आपको लेडी यू हैव टू फाइंड कि जो पेमेंट नहीं लेगी। तो सबने अज्यूम कर लिया कि रिलेटिव ही होगी जो नहीं लेगी, तो वो थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है कि हाउ टू फाइंड सच अ वुमन हु विल कैरी द प्रेगनेंसी, सैक्रिफाइस 1 year ऑफ हर लाइफ, एवरीथिंग, एंड देन देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपनसेशन। तो वो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। एज का भी जो क्राइटेरिया है 50 इयर्स डाला हुआ है, बट आज के जो 50 ईयर ओल्ड हैं, कई लोग दे आर वेरी वेल प्रिजर्व्ड फॉर देयर एज, देयर बायोलॉजिकल एज मे नॉट बी 50, and there are so many tragic situations. You have dealt with some very high profile cases of couples losing their child, yes, and then opting for this. तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो सबसे बड़ा दुख है वो है अपने बच्चे को खो देना, और ऐसे पेरेंट्स का वो दुख किसी भी तरह कभी कम नहीं हो सकता। तो उनके लिए ये रास्ता छोड़ना चाहिए था कि अगर वो बायोलॉजिकली वेल प्रिजर्व्ड हैं, so after 50 for the mother and after 55 for the father, they should be able to await. so वही तो अमेंडमेंट्स चाहिए ना, कि चलो आप बोलो 50 और 55, बट उसमें एक क्लॉज डालना चाहिए था, except if there is loss of a child, grown up child, for some medical reason. Like recently I have a couple, husband is 56, wife is 48, एंड एक ही बेटा था 26 year old जिसने सुसाइड कर लिया। अब वो पेरेंट्स आप देखोगे मेरे क्लिनिक में आके जो रोते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन द द ट्रेजेडी एंड द दुख दे आर गोइंग थ्रू। तो अब इतने अभी यहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं, और वो इतने अफोर्डिंग नहीं है कि फॉरेन जा पाए, तो अब क्या करें? मैंने बोला अब हाई कोर्ट में पिटीशन डालो, परमिशन मिल गई तो ठीक है, देखेंगे। अब वो तो पता नहीं कब मिलेगी, क्या मिलेगी। सो नाउ वेयर डू दीज कपल्स गो? ठीक है, एक तरफ वो 72 और 76 year old के जो 2 केसेस हुए जिसकी वजह से लॉ आ गया, वॉज ऑल्सो रॉन्ग। बट अब ये ओकेजनल केसेस है जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ किड इन द 20s। अब कितनी बार रोज पढ़ते हैं पेपर में कि मारवे बीच पे 3 बच्चे ड्राउन हो गए, 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के। हम लोग 2 मिनट में पढ़ के भूल जाते हैं। वो सारे कपल्स फिर IVF क्लिनिक में तो आते हैं कि मुझे फोटो दिखाते हैं कि मुझे कैसे भी करके ये वापस चाहिए, एंड देयर होल लाइफ इज रूइंड। अब जस्ट बिकॉज somebody has crossed 50 और 55, who are we to be judgmental ना? लॉ इज इम्पोर्टेंट, बट थोड़े उसमें से वो तो होने चाहिए ना क्लॉजेस, कि एक्सेप्ट इफ देयर इज अ लॉस ऑफ अ चाइल्ड, और इफ देयर इज सम अदर, चलो उसकी सेकंड मैरिज है, वाइफ इज ओनली 30 year old एंड हस्बैंड इज 55 कंप्लीट क्रॉस्ड इनटू 56। अब उस बेचारी वाइफ का क्या प्रॉब्लम है कि वो बच्चा नहीं कर सकती? सो दिस इज अनफेयर। अब केरला में आई थिंक एक पेशेंट को परमिशन मिली है, ऐसा ही केस था, वेयर द वाइफ वाज वेरी यंग एंड सेकंड मैरिज था, एंड द जज हैज गिवन परमिशन। बट अब एक एक कपल कोर्ट में जाएगा और कब परमिशन लेगा, एंड यू नो हाउ टीडियस द प्रोसेसेस आर। So I think it's better if they just amend the law and put some subsections, okay, these are the exclusion criteria, and these exceptional circumstances permission मिल सकता है आपको। Right. I think that is really the need of the hour, and also as you said, amendments actually make the law better. तो जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं, मगर उसमें सरकार को डॉक्टरों की आवाज सुनना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वन साइडेड जब हम पॉलिसी मेकर्स या रेगुलेटर्स करते हैं, हमारी ही फैमिली में से हो सकता है उस चीज से कोई स्ट्रगल करे, एंड देन द लॉ व्हिच वी हैव मेड विल, और कर ही रहे। मैं नाम नहीं ले सकता, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ दैट,
कि अब उनको लगता है कि अरे ये क्या कर दिया, अब तो हमारे घर में ही हुआ है ये। In fact, you are known as the celebrity IVF doctor. You have done probably IVF for most of the celebrities of the country. Yeah. So are they any different? क्या अलग रहता है celebrity का IVF करने में? नहीं, अच्छा ही रहता है, एक्सपीरियंस है गुड, दे आर ऑल सेम, ह्यूमन बॉडी इज सेम, ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, एवरीबॉडी इज गुड अंटिल प्रूवन अदरवाइज। तो ऐसे कोई बैड एक्सपीरियंसेस तो होते नहीं है ज़्यादातर। और आईवीएफ फील्ड ही ऐसी है ना, इतनी ग्रेटिफाइंग फील्ड है कि जैसे ही बच्चे आते हैं एवरीबॉडी इज सो हैप्पी। हाँ, सो इट्स अ फैंटास्टिक सेटिस्फाइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी, पेशेंट, डॉक्टर, एवरीवन, इफ इट इज सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स जो फेल होते हैं उनको तो अपना जर्नी करना ही है, फिर से ट्राई करना है सेकंड टाइम थर्ड टाइम, बट जनरली वेरी गुड एक्सपीरियंस विद मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इट्स नॉट नेसेसरली ओनली बॉलीवुड। बाकी जहाँ से भी आते हैं जनरली पीपल जस्ट दे आर लाइक एवरी अदर पेशेंट, यू नो, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स नहीं होते, ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादातर। हाँ। कुछ ऐसे केसेस जिसमें आपको लगा कि यू वर ड्रॉन इनटू कंट्रोवर्सीज और यू नो अननेसेसरी यू हैड टू फेस सम मीडिया अटेंशन? नहीं, मीडिया अटेंशन तो वैसे वाला टच वुड थैंक गॉड इज नॉट मच। बीच बीच में आते थे एक दो चीज़, बट नथिंग सीरियस विच रियली अफेक्टेड आवर लाइव्स। ऑफ कोर्स आईवीएफ बहुत ही स्ट्रेसफुल फील्ड है, क्योंकि एक बाजू सक्सेस हो तो यू आर गॉड, फेलियर होगा तो यू नो यू आर द अदर साइड, सो यू रियली हैव टू फेस बोथ द थिंग्स। तो डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। तो फेलियर तो होने ही होने हैं, 50% विल फेल, लेकिन उनको कैसे वापस एनकरेज करना है, कैसे हेल्प करना है, कैसे बैक ट्रैक पे लाना है, एंड टू मेक श्योर यू नो कि वो बच्चा लेके जाए आपके क्लिनिक से, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, यू नो। सो ऑल द बेस्ट क्लिनिक्स आर द वंस जहाँ पे ड्रॉप आउट रेट सबसे कम हो। लाइक सपोज आपका ड्रॉप आउट रेट है 80% आफ्टर वन साइकिल, तो आप अच्छे क्लिनिक नहीं हो। भले आपके फर्स्ट साइकिल के लिए पेशेंट्स मिल गए, बट आपके वो जो 80 में से एटलीस्ट 40 शुड हैव कम बैक फॉर सेकंड साइकिल। अगर वो नहीं आते तो अच्छी बात नहीं है। So this all things are very very important IVF field में जो करना है वो। And I think that is the mark of a doctor-led practice. Yeah. Because what happens is that when a patient walks into our clinic, we get attached or we get connected to a person, and the target always has to be that this person has to go back with a baby. Vis-a-vis, you know, the approach of cookie cutter, wherein you know the positive beta HCG and then the story is forgotten. But she would have miscarried or something happened along the way, or it was a chemical pregnancy. So the story doesn't, I always tell my associates, my fellows that, you know, the story ends only when she gets discharged with a baby in hand. Correct. It doesn't end with a positive beta HCG or a heartbeat. And I think that is the real differentiator when it comes to successful clinics. Because first cycle में तो कोई भी रिझा सकता है, कोई भी उसको कर सकता है। सेकंड थर्ड साइकिल तक पैसे भी खत्म हो गए। There have been so many instances where we had to pay the patient for their third cycle. So standalone clinics में हम हेल्प कर सकते हैं ना। सी हमारा कोई रेगुलेटर नहीं है। अगर चेन क्लिनिक है तो शायद ये फ्रीडम ना हो डॉक्टर को, राइट? सो दैट इज अ बिग एडवांटेज विच वी हैव, कि हम लोग सबको हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से, कि चलो एक साइकिल हो गई, दो साइकिल हो गई, थर्ड में ये कर दो, हेल्प कर दो, अपनी तरफ से कर दो, कि कैसे भी उसको प्रेगनेंसी देना है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फाइन ट्यूनिंग पॉइंट्स जो स्टैंड अलोन क्लिनिक्स को ही मिलते हैं। Correct. What according to you are the top 3 fertility killers when it comes to men? For men, of course, we can't say late age, because ठीक है sperm इतना इफेक्ट नहीं होता एज के साथ, but lifestyle is very important. इंडिया में especially diabetes is a killer. Smoking, drinking, excessive traveling, outside junk food, these are all big red flags. So you know, men don't take it very seriously. They take it for granted. नहीं, वो तो हमारा काम है, सब कोई करता है, मेरे सब कलीग स्मोक करते हैं, मैं भी नीचे चला गया, दिन की 10 सिगरेट पी ली, वेप कर लिया, अब मैं स्मोक नहीं करता, अब तो मैं च्युइंग गम लेता हूँ, अब मैं च्युइंग गम नहीं, अब तो मैं वेप करता हूँ। So these are all bad evils. Each one is worse than the next one. So best is to keep a clean lifestyle. If you're planning late to settle down also is fine, no problem. But keep away from all these things, recreational drugs, too much of drinking, junk food, and regular diet and exercise. Very important for men to preserve their fertility. Right. On the other hand, there is very interesting research that there is a lot of male infertility even in men who don't have all these things. Right? So there's something to do with the environment. एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जो है, पोल्यूटेंट्स है, लेडेड पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल, एंड बिगेस्ट इज थैलेट्स इन प्लास्टिक्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसकी वजह से मेन आर आल्सो कंज्यूमिंग फूड विच इज रिच इन ईस्ट्रोजिन। तो ये ईस्ट्रोजिन जो बाय प्रोडक्ट है प्लास्टिक डिग्रेडेशन का, वो सॉइल से फूड में आ रहा है। तो इसकी वजह से देयर इज अ ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ स्पर्म काउंट्स। लास्ट 20-30 ईयर्स में द रिसर्च इज शोइंग के स्पर्म काउंट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग एवरीवेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ अ बैड लाइफस्टाइल। तो ये सब बहुत ही अलार्मिंग चीजें हैं, एंड वी नीड सीरियस एक्शन। यू नो, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं गो ग्रीन, सेव द प्लेनेट, ये वो सब, बट देयर इज नो सीरियस एक्शन, एंड इट इज नॉट जस्ट अफेक्टिंग द क्लाइमेट, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग फर्टिलिटी
which is the biggest important factor to make sure that the human race goes on. Right. अगर यही problematic होती रहेगी तो 2050 वाला जो आपने कहा वो शायद हो ही जाएगा. Right. So we need And to be actually the careful. research is showing कि जो 2050 के predictions हैं, they are probably going to come true 10 to 15 years before that. Before. So maybe in 10 years we'll see that decline which Right. is projected. Yes, yes. According to you, what are the top 3 things that women should do to ensure that they are fertile? To ensure fertility, again, clean diet, lifestyle. Of course, early childbearing is very important. Now that, of course, is easier said than done because we know, okay, it is not so easy to do. But we all know that the female pelvic clock keeps ticking. Unlike men, nature has made a very, biased differentiation between man and woman, that men produce sperms till they die every second, millions, and women are born with a fixed number of eggs. And when they first menstruate at 10, they start losing 5 to 10 best eggs every month. Fertility usually is best on an average till 32 to 34, then medium till maybe 37, 38, and then poor till menopause. So now this we can't fight, right? So the first and most important thing is that, okay, if you are planning delayed childbearing, at least consider freezing of eggs, which is a very good option. That is the first thing. Second is be wary of your body. If you are, you need to be diagnosed for endometriosis and PCO, polycystic ovary, which are the 2 biggest number 1 reasons for infertility in women. And these 2 should be found out at a young age. Protective measures should be taken, like a PCO should focus on her weight, have a very good lifestyle. She should be aware of her metabolic disease and syndrome, which is likely to have. So she can take a lot of precautions to make sure that she doesn't go into a severe infertility range. Right. And endometriosis, we know that's rampant, especially once a woman crosses 27, 28. और अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, तो एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही ज़्यादा फैलते जा रहा है. So all these things they need to be aware. And of course, maybe an annual checkup where she keeps doing her AMH test just to know the egg reserve. और अगर लगे कि कम हो रहा है तो तुरंत जाके डॉक्टर को मिले, maybe some medication, maybe egg freezing करके she can be well sorted out. What are your top 3 tips for ensuring success in IVF? हाँ, very good question. तो first is of course proper research करना है. See, it's very important. आजकल पेशेंट क्या करते हैं, वेबसाइट देख ली, गूगल पे गए, ये नंबर 1 नंबर 2 देखते भी नहीं है कि स्पॉन्सर्ड ऐड है कि रेगुलर ऐड है कि पेशेंट्स ने लिखा है, चले गए वहाँ पे, फेल हुआ, नहीं अब ये बराबर नहीं है, अब दूसरा क्लिनिक ढूंढना है. तो पहली इंपॉर्टेंट टिप इज टू रिमेंबर दैट IVF इज अ जर्नी. डू ऑल रिसर्च इन द बिगिनिंग. पहले आप देख लो, आप 4 डॉक्टर को जाके मिल लो, कंसल्टेशन कर लो, फिर किसी एक को जहाँ पे रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग मिले हैं, जहाँ पे आपकी फ्रेंड प्रेग्नेंट हुई है, कोई प्रेग्नेंट हुआ है, वहाँ पे जाके इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द डॉक्टर एंड टीम, तो 2-3-4 साइकिल तक लगातार एक ही क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेनी है ताकि कंटिन्यूटी रहे. कि चलो इसका फर्स्ट साइकिल में ऐसा रिस्पॉन्स था, एग्स अच्छे नहीं थे, तो चलो सेकंड साइकिल में ये चेंज करना है. तो सारा इन्फॉर्मेशन कंपाइल होता है क्लिनिक में. अब अगर पेशेंट वो क्लिनिक को दूसरा चांस नहीं देगी तो इन्फॉर्मेशन भी वेस्ट हो गया और नए क्लिनिक में फिर से एक्सपेरिमेंट सब चालू हो जाएंगे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ क्लिनिक एंड टू अंडरस्टैंड के प्रॉपरली सही से ट्रीटमेंट लेनी है. वी अंडरस्टैंड के फेलियर से इमोशनल पेशेंट टूट जाता है, कपल टूट जाता है, फैमिली इफेक्ट हो जाती है, फाइनेंशियली सब प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दे हैव टू बी स्ट्रांग. और वो 2-3-4 साइकिल दे हैव टू ट्राई टू फिनिश 1 साल में. अब आज सुबह एक पेशेंट आई थी कि चलो 2018 में एक IVF हुआ, फिर बहुत अपसेट हो गई फैमिली, तब वो 31 थी, अब वो 36 हुई, अब वो सेकंड साइकिल कर रही है. सो नाउ 4 बेस्ट साल उसके चले गए. तो ये एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बहुत कॉमन है ये. तो जब पहले साइकिल के लिए आते हैं एकदम जोश में आते हैं, पैसे वैसे लेके कि अब तो कर ही डालेंगे, एंड दीज कपल्स हु आर सो एंथुसियास्टिक एट द स्टार्ट ऑफ 1 साइकिल विद 1 नेगेटिव बीटा HCG, it becomes so difficult for them to get up again. So at the start itself I tell them that it's a marathon, it's not a sprint. कितना भी प्रिपेयर कर लो, ठोकर लगेगी, गिर सकते हो, बट वो गिर के वापस खड़ा होना जल्दी है. ये नहीं कि वहीं लेट गए, सो गए, फिर उठे 1-2 साल बाद. But that's why counseling is very important ना. क्लिनिक का जो काउंसलिंग सिस्टम है that has to be top class. जैसे पेशेंट को समझो शाम को रिपोर्ट आया कि नेगेटिव है और पेशेंट फ्रेंटिकली फोन करती है कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, आपने बोला था सब अच्छा है, एम्ब्रियोज अच्छे थे, और अगर किसी ने जवाब नहीं दिया फॉर 3-4 days, दैट पेशेंट डजंट गो बैक टू दैट क्लिनिक. तो ये बैकअप जो है, ये इमीडिएट फीडबैक जो है, इमीडिएट कम्युनिकेशन स्किल्स जो होने चाहिए क्लिनिक के, एंड काउंसलिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट सक्सेस. बिकॉज अगर पेशेंट सेकंड साइकिल करेगी तो फिर से चांस में आएगी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए. सो दिस ऑल दीज स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट. एंड फाइनली ऑफ कोर्स दे हैव टू एक्सेप्ट एडवाइस व्हेन इट इज गिवन. अगर सक्सेस करना ही है तो जैसे मैंने पहले बोला कि चलो 10 में से 7 या 8 हो जाएंगे 3 साइकिल में, लास्ट 2 या 3 को थर्ड पार्टी लेनी पड़ेगी. अब समझो मैंने कहा कि चलो एक डोनेशन ले लो और पेशेंट बोले नहीं मैं नहीं करूंगी, तो और 5 साल निकल जाएंगे. फाइनली घुमा फिरा के वो करना तो है ही है, but they lose those 4-5 years, right? Yes. So all this again comes down to counseling. So finally it is the clinic selection, counseling and patients awareness of the whole IVF program that will contribute to success. Right.
Perfect. Thank you so much. It was such a wonderful, insightful conversation, one which I have been looking forward to since Yeah. many years. And I am sure all your queries, lots of things जो आपके दिमाग में थी वो आपकी सब सॉल्व हुई होंगी सर के साथ. अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हैं जो आप सर से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के डालिएगा. वी विल इंश्योर कि सर इसके जवाब दें. और इसी तरह के कॉन्वर्जेशंस, इंसाइट्स और रिफ्लेक्शंस के लिए हर हेल्थ पॉडकास्ट के लिए को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अगेन फॉर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ Yeah. गिविंग अस सो Thank मच you, Dr. knowledge. Priya. Excellent. Really nice. Happy. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you, sir. Thank you.